एक माहौल बनाया जा रहा, परसेप्शन बनाया जा रहा, हिंदू मुसलमान का बताया जा रहा। आप अररिया और किशनगंज और कटिहार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप बक्सर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आरा के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? तो ये एक माहौल बनाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। वो उसको किसी भी हालत में वो देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बनना नहीं, जनता जो है इनको दौड़ाने वाला है। तो ऐसे जगह पर उनको पास एक ही ऑप्शन है कि महागठबंधन का वोट को डिवीजन करे, वहां से वोट को खराब करे। बहुत सारे जो उनके वोटर है उनको पता है कि ये बूथ पर महागठबंधन हमेशा लीड करने का काम कर रहे हैं। यहाँ से 10 आदमी 15 आदमी का कैसे नाम काटना है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की धरती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और ना ही हम लोग होने देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे काफी पहले हमेशा एक्टिव रहते थे। उनका कोशिश होता था कि बिहार में क्राइम जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन आप कुछ समय से आप देखिएगा कि या कुछ सालों से जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ हुआ है, तब से क्राइम जो है बढ़ते जा रहा है। ये जो सरकार का राज नहीं है, जनता जो है ना वो नेता को चुनते हैं और नेता का काम होता है कि सरकार चलाना। तो ये सरकार जो है ना नेता नहीं चला रहा है, ये सरकार जो है अफसर चला रहा है। जो नीतीश जी के अगल बगल में कुछ अफसर जो है वो इस सरकार को चला रहे हैं। उनको कोई डर भय नहीं है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हमारे पर है कौन। उनको लगता है कि हम ही मालिक हैं। जबकि ब्यूरोक्रेट जो है ना वो कभी सरकार नहीं रहा, वो हमेशा सरकार का आदेश मानने वाला रहे और उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना। आज हर जगह जब ऊपर में ही इस तरीके से, तो नीचे में भी वही है। यहाँ नीचे में हर थाना में आप चले जाइएगा तो वहां पे पैसे का वाही करने में लगे हुए हैं। थाना अध्यक्ष हो, उसके ऊपर सीनियर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, सब लोग दारू का डिलीवरी में लगे हुए हैं। कैसे पैसा हमको मिल सकता है। कल तो पुलिस वाला ने परसों गया में एक व्यक्ति को जान ले लिया। वो अपने एरिया से दूसरे एरिया में चला गया, अपराधी को वहां पे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डाला। तो इस तरीके से भी घटना आता है। सिर्फ वो कि उनको पैसा दारू बेच रहा है, उनका हफ्ता वहां पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से घटना सामने आ रहा है और ये लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, इसलिए इस तरीके से है। अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और जनता को अगर तकलीफ को दूर होना है तो एक ही विकल्प है कि सरकार बदल के जब हम लोग आएंगे तो सही तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे तो क्या है कि चुनावी मूड में चले गए सरकार, वो प्रेशर पॉलिटिक्स पे सरकार है। बीजेपी चाह रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, नीतीश जी के लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, चिराग जी चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े। उनको अभी ये नहीं पता है कि हमारे पास अभी समय है, नवंबर तक उनके पास सरकार का समय है और जनता के लिए डिलीवरी देना। उनको ये सब बिल्कुल ही नहीं सोचना कैसे भारत सरकार किस तरीके से अब चुनाव आयोग को आगे लाकर बिहार के तमाम हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब 11 डॉक्यूमेंट के तहत हर एक वोटर को जांच हो रहा है। जब ऐसे समय में, जिस समय में सरकार को चुनना है जनता को, जनता देखना है कि ये वोटर जो सरकार अच्छा काम किए कि नहीं करे। अब इसी जगह पे वोटर को बताया जा रहा, पूछा जा रहा कि तुम इस राज्य के, इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता परेशान है और ये काम होने वाला नहीं है एक महीना में, 2 महीने में। ये काम के लिए लंबा समय है। या हमको ये आपत्ति नहीं है कि क्यों कराया जा रहा है, ये होना चाहिए। जैसे 23 साल के बाद, 22 साल के बाद हो रहा, तो ऐसे इनके लिए या लोकसभा चुनाव के बाद ये काम करना चाहिए, समय रहते हुए 1 साल, या चुनाव के बाद कर लेना चाहिए। अभी ऐसे समय में आप जब जहां देखिए कि 30% की आबादी जो हमारी है, जो दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वो कैसे आके यहाँ पे करेंगे। और वो नहीं आ रहे, उनका भी फॉर्म जमा हो रहा है और जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के तहत पेपर जमा नहीं हो रहा है। अभी देखिएगा सोशल मीडिया पे भी आप देखने के लिए मिलता होगा कि किस तरीके से पेपर जमा हो रहा है। और जब अगर गाइडलाइन के तहत अगर नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। सारे शिक्षक को इस काम में लगा दिया गया है। बिहार के जितने भी स्कूल है वो ठप पड़ा हुआ है, बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में है। तो इस सब पे कोई से देखने वाला, कोई सोचने वाला नहीं है, चाहे वो भारत सरकार हो, ना चुनाव आयोग हो, ना ही बिहार के सरकार हो। तो अनकंट्रोल राज्य है। ठीक है, राज्य में, देश में यही संविधान में है कि आप देश के, राज्य के नागरिक हैं और स्वस्थ हैं तब आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो गए, लेकिन उनको हटाने का किसी में दम नहीं है। जबकि प्रक्रिया है, या मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद स्वयं हट जाना चाहिए, किसी को आगे ले आना चाहिए, या नहीं तो ऐसे कैसे उनके हाथ में पूरे राज्य का भविष्य, 13 करोड़ की आबादी का भविष्य मुख्यमंत्री जी कैसे देख रहे हैं।
क्योंकि वह खुद तबीयत खराब है। और ये कई प्लेटफॉर्म, कई जैसे जगह पे नीतीश जी इस तरीके से बोलते, इस तरीके से करते, इससे जनता में, हर एक गांव गांव में लोगों को पता है कि नीतीश जी अस्वस्थ हो गए। हम हमेशा कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ रहे, लेकिन ऐसे उम्र में हर आदमी के साथ ये होता है। कल हम भी अगर 70-75 की उम्र में पहुंचेंगे, शायद मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो ऐसे जगह पे रिटायरमेंट लेना चाहिए, अगले पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अवसर जो है हावी है। तो क्या आप मानते हैं कि नीतीश जी को स्वेच्छा से कुर्सी त्याग देना चाहिए अपने स्वास्थ्य को देखते हुए? जी बिल्कुल, स्वेच्छा से उनको कुर्सी को त्याग करना चाहिए। कुछ साल पहले उन्होंने जाहिर भी किया था कि आगे तेजस्वी जी लीड करेंगे बिहार को, क्योंकि वो लोग जो राजनीति किए हैं वो समाजवादी राजनीति किए हैं, सबका साथ सबका विकास वाला राजनीति किए, सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलने वाला राजनीति किए। तो वो ये विरासत जो है हम ही लोग लेके चल सकते हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो या हम हो या चिराग पासवान हो, हम ही लोग उनके विचार को लेके जा सकते हैं। और बाकी लोग बिहार में जो है वो राज करना चाहता है, हम लोग जो है अपनी गुलामी को, जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। आज अगर हम पेट भरते हैं तो भूख मिटाने के लिए करते हैं, ना ही कि पेट भरने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बरसों से हमारा समाज जो है शोषित है, वंचित है, उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह पे नीतीश जी को हम लोगों को ऊपर आशीर्वाद देना चाहिए, स्वेच्छा से उसको कुर्सी छोड़ना चाहिए। 3 युवा है बिहार में आज की डेट में, अगर देखें तो एक मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तीनों में उपयुक्त कौन है? किनसे आशीर्वाद देते हैं? अभी तो तेजस्वी जी को ही आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और राज्य उनको मौका मिलेगा तो अच्छी तरीके से चलाएंगे, ठीक है, उनको अभी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो वोटर रिवीजन का जो काम चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, म्यांमार के लोग, ऐसे लोग घुस चुके हैं बिहार के अगल बगल बॉर्डर इलाके में, जमीन खरीद के घर बना के, सब फर्जी तरीके से। तो उसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है अगर कर रहे हैं तो? देखिए, ये मेरा कहना है कि ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। ये सरकार आंकड़ा पेश करे, डाटा पेश करे कि उनको कैसे पता है कि कौन बांग्लादेश से आके, म्यांमार से आके, कहां से, पाकिस्तान से या चाइना से, कहां से, नेपाल से, कहां से लोग आए, कौन आए हैं, उनकी डाटा जारी करना चाहिए ना। और रहा कि ये किनकी जवाबदेही है। राज्य में आपके 20 साल से एनडीए की सरकार है, भारत सरकार है, आपके 11 साल से आपके पास सरकार है। अगर ऐसे अगर दूसरे कंट्री के लोग अगर आके हिंदुस्तान में अगर बस गए, घर बना लिए, वोटर आईडी कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बना लिए, तो सरकार को तो डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार को, जिनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, देश के सीमा जो सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब तो पहले वो डाटा तो जारी करे। खाली आप किसी को सिर्फ अभी आप जो काम गलत कर रहे हैं उनको खाली जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके का बात रख रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। और रहा कि हम मना कहाँ कर रहे हैं करने के लिए, अगर इसमें अगर ये वोटर में अगर 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग अगर बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या अन्य देश के लोग हैं, तो ये जवाब कौन देगा? ये भारत सरकार को देना है। अगर ऐसा हुआ तो ये तो घोर अनर्थ हुआ है। इसी वोट पर तो 2024 में चुनाव हुआ है। अगर इस 2024 में चुनाव हुआ और ये बांग्लादेशी आके वोट गिराया है तो ये तो बहुत घोर अपराध हुआ है। तो ऐसी जगह पे 40 के 40 सांसद का इस्तीफा लेना चाहिए, उसका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। ये पहले ये काम उनको सुनिश्चित करना चाहिए। और ये आंकड़ा कैसे, कहां से आपको मिला है कि इस कंट्री से है? तो सरकार अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए और फिर आंकड़ा जारी करना चाहिए। ऐसे नहीं फर्जी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी आप डाटा भेज दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप लिखित में लाइए ना भाई। आप कह रहे हैं कि किशनगंज में, अररिया में आधार कार्ड 100% से जगह 125% बना है, तो आप ये कैसे जनगणना डिसाइड करते हैं कि 2011 में ही लास्ट जनगणना हुआ है, तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ज्यादा बना कि कम बना हुआ है? क्योंकि आधार कार्ड का जो पॉलिसी है, आधार कार्ड बनाना कैंसिल करने का पॉलिसी नहीं है। तो जो आदमी जीवित है उसका भी आधार कार्ड अभी है, और जो मर गया, मृत हो चुका, उनका भी आधार कार्ड रखा हुआ है। आप आधार कार्ड का डिलीट करने वाला कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है। एक बार वोटर लिस्ट में है कि अगर मान लीजिए कि किसी का डेथ हो गया तो बीएलओ जो है उनको जानकारी मिलने पे वहां पे नाम काटने का प्रोसीजर है। ये इनकम टैक्स में आपके पास पैन कार्ड है, अगर आप 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं भर रहे तो ऑटोमेटिक आपका पैन कार्ड जो है सिलेंडर हो जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर है, वो आधार कार्ड के साथ है नहीं। तो एक माहौल बनाया जा रहा, परसेप्शन बनाया जा रहा, हिंदू मुसलमान का बताया जा रहा। आप अररिया और किशनगंज और कटिहार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप बक्सर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आरा के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? तो ये एक माहौल बनाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। वो उसको किसी भी हालत में वो देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बनना नहीं, जनता जो है
इनको दोहराने वाला है। तो ऐसे जगह पर उनको पास एक ही ऑप्शन है कि महागठबंधन का वोट को डिवीजन करे, वहां से वोट को खराब करे। बहुत सारे जो उनके वोटर है उनको पता है कि ये बूथ पर महागठबंधन हमेशा लीड करने का काम कर रहे हैं, यहाँ से 10 आदमी 15 आदमी का कैसे नाम काटना है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की धरती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और ना ही हम लोग होने देंगे। यदि अगर जोर जबरदस्ती से अगर कर लेंगे, क्योंकि अभी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इतना सारा सवाल जवाब हम लोगों का है। चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के, भारत सरकार का सदस्य बन के काम कर रहे हैं, जबकि वो एक स्वतंत्र पैनल है। हम लोग अगर सवाल कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि विपक्ष जो होता है वो तीसरी आंख होता है, जो हम नहीं देख पाते वो हमको दिखाते, वो हमारे सहयोगी है, जरूरतमंद सहयोगी है। आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। हम इतना सवाल कर रहे हैं, एक बार भी चुनाव आयोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कल अगर तक आपके पास परसों 80% तक अगर आपने फॉर्म अगर कलेक्ट कर लिया तो उसमें हमको बताइए कि 11 डॉक्यूमेंट के तहत आपने कितना फॉर्म जमा किया है और कौन सा फॉर्म जो है बेगर पेपर के डॉक्यूमेंट जमा किया है। बेगर डॉक्यूमेंट का जमा किया हुआ फॉर्म क्या वैलिड है या 11 फॉर्म के साथ वैलिड है? अगर बगैर फॉर्म जमा किए, पेपर जमा किए, अगर फॉर्म वैलिड है तो आप आदेश निकालिए। मौखिक नहीं ना चलेगा। सरकार है भाई, ये सरकार है, किसी का घर का मामला थोड़े कि मौखिक कुछ भी हो जाएगा। ये सरकार है, सरकार में कोई भी काम करना है, एक चपरासी को भी अगर सस्पेंड करना तो आदेश निकलता है, ऐसे मौखिक नहीं होता। तो इसके लिए उनको आदेश निकालना चाहिए कि हमको अभी आधार कार्ड भी एक्सेप्ट है, पैन कार्ड भी एक्सेप्ट है, हमको वोटर लिस्ट भी एक्सेप्ट है, उनको सारा चीज उनको बोलना चाहिए। या बगैर पेपर का ही एक्सेप्ट है। अगर बगैर पेपर का ही एक्सेप्ट है तो भाई करा क्यों रहे? इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। बॉम्बे में रह रहा, दिल्ली में रह रहा, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, जुड़ा जा रहा है। मेरा स्वयं, हम पटना में रहते हुए हमने जांच करने का कोशिश किया कि भाई इसमें बताइए कि इसमें हमारा डॉक्यूमेंट जमा हो रहा कि नहीं हो रहा। इजिली हो गया। मेरे वाइफ जो है बॉम्बे में है, उनका भी इजिली से डॉक्यूमेंट जमा हो गया। आप लोग जमा नहीं किए थे? मैंने करवाया, लेकिन मेरा साइन नहीं है। मैं तो बाहर हूं, उसके बाद भी जमा हो गया, जबकि वहां पे लिखा हुआ है कि फिजिकल आदमी को रहना है। तो पेपर जमा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनके ऊपर, बीएलओ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा कल तक इतना परसेंट होगा तो तुम्हारा सैलरी रोक देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे। वो बेचारा करेगा तो करेगा क्या? जहां जो पेपर आ रहा है, जैसे आ रहा है, वो भर उड़ के अपना जमा कर रहा है। कहीं ये आप लोग को हराने की साजिश आप ये कर रहे हैं? पूरा। और यहाँ पे अगर इस तरीके से करेगा, यहाँ पे बिहार है, बकसने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा। और ये इसका जवाबदेही जो है ना, वो चुनाव आयोग का भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहार ही जो है ना, ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर 5 गो 10 गो वोट वो आदमी है और उसका आप काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगा। आप अभी मान लीजिए कि कोई बीएलओ के पास पेपर जमा हो रहा है, आप मना भी नहीं कर रहे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है, वो जमा इजिली आप पेपर ले रहे हैं और कल जाके उसका नाम अगर छांट दीजिएगा, वो आदमी बीएलओ के घर पे चला जाएगा, बीएलओ के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, उनसे लड़ेंगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हुआ, लोगों का राइट के साथ हम खेला हुआ, तो फिर यहाँ पे दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है और कोई भी जाति धर्म के लोग करेगा और वो गंभीर होता है अपना वोट के लिए। हम यहाँ पे देखे, कई इलेक्शन हमने देखा है कि यहाँ पे कैंप लगता है, अलग अलग गुट बन जाता है, अपने अपने गुट के लिए, अपने अपने समर्थक के लिए, अपने अपने पार्टी के चाहने वाले लोग के लिए वोट गिराने के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहता है, उतावला रहता है। उस जगह पे अगर मान लीजिए किसी भी पक्ष का आदमी हो तो उसका अगर वोट कट जाए और किसी को वोट देना चाहता हो, वहां पे उनको वोट देने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ 2-4 आदमी का नाम मिसप्लेस हो जाता तो बूथ पे हंगामा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। अगर मान लीजिए दर्जनों 150 की संख्या में किसी का नाम नहीं है और वो वहां पे वोटर लिस्ट में, तो वहां पे बहुत बड़ा लड़ाई का जगह हो जाएगा और ये पूरे बिहार में होगा। तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग सही निर्णय ले, राज्य का हित में निर्णय ले, बिहार के जनता के हित में निर्णय ले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हित में निर्णय ना ले। जी ये बताइए, पिछली बार आप लोग की सरकार, पिछली बार अगर देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार थोड़े से वोट सीट के लिए नहीं बन पाई। उसका बड़ा फैक्टर माना गया कि ओवैसी जो है सीमांचल एरिया में बहुत सारे सीट को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिए। अब ओवैसी आगे बढ़ के चाह रहे हैं कि महागठबंधन में आने के लिए, आपका क्या राय है? देखिए, पिछली बार बहुत जगह हम लोगों महागठबंधन को डैमेज नहीं किया। हाँ, 5 जगह चुनाव वो जीत गए थे और वो आरजेडी का ही नेता लोग हुआ करते थे कभी अपने एक समय में, और उनको टिकट नहीं मिलने के कारण ओबीसी जी का दामन थाम के वहां पे चुनाव जीत गए थे, जिसके कारण 5 सीट वो हार गए थे। लेकिन वो सारे नेता जो ओबीसी जी के साथ है वो थे, वो अभी आरजेडी के साथ आ गए। तो अभी हमको बहुत बड़ा फैक्टर नहीं नजर आ रहा है।
रहा कि ओबीसी जी साहब को यही कहेंगे कि भाई बिहार में आपका यहाँ कोई संगठन है नहीं, एक जिला में आप वोट ले आते हैं, ठीक है, वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपका जो भी लोग आप समर्थन कर रहे हो, ठीक है, अदर जगह तो आपका नहीं है, तो आप लोग हम लोगों को मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, यही कहेंगे। बाकी तो उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है वो चुनाव लड़ने के लिए। अभी हमको जहां तक लग रहा है लोकसभा में भी कोई ऐसा फैक्टर बना नहीं ओवैसी साहब, उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वहां पे सांसद चुनाव जीत के गए किशनगंज में, और इस बार भी मजबूती से हम लोग वहां पे हमारे सभी लोग चुनाव जीत के आएंगे। हम ज्यादा उनको फैक्टर नहीं मानते हैं। ओवैसी साहब फिर भी लड़ जाते हैं तो क्या आप माना जाएगा कि वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, जो आज का समय में जो परिस्थिति बना है, सब लोग एकजुट है, एक साथ खड़े हैं। आज हमारे जितने भी अल्पसंख्यक है, जितने भी हमारे महागठबंधन समाजवादी नेता लोग हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो महात्मा गांधी जी को मानने वाले हैं, वो सब लोग आज हम लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसे जगह पे अगर ओबीसी साहब अगर दूसरे तरीके से चलेंगे तो निश्चित तौर पे किसी को फायदा देने का कोशिश करेंगे, लेकिन किसी को फायदा वो दे भी नहीं पाएंगे।